देखिए, बिज़नेस अगर ऐसा स्टार्ट करोगे जो एवरग्रीन हो, किसी भी तरीके का रिसेशन झेल ले या किसी भी तरीके का मतलब कैसा भी मार्केट फ्लक्चुएशन हो उसको झेल ले। तो आज मैं उसी बिज़नेस के बारे में बात करने वाला हूँ। आज बात करेंगे भाई स्क्रैप बिज़नेस के बारे में। अगर आप स्क्रैप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो जिसमें मार्जिन बहुत अच्छा खासा होता है एंड इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम रहती है, काफ़ी कम से स्टार्ट कर सकते हो। अगर बड़ा से बड़ा प्लान लगाना चाहते हो तो वो भी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही ईज़ी तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा-सा ये है कि बस मार्केट को समझना पड़ेगा, बिज़नेस मॉडल क्या होता है, इसका रेवेन्यू कहाँ-कहाँ से आते हैं आप और इसका टारगेट कस्टमर कौन रहता है, किसको बेचेंगे आप माल कि भाई आपके पास इसमें रेवेन्यू आए। आज उसी को समझेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम निशांत पचौरी। इस चैनल पे हम बात करते हैं बिज़नेस आइडिया के बारे में, बिज़नेस फंडिंग के बारे में और जो कॉम्प्लेक्स बिज़नेसेस होते हैं उनको बारीकी से समझते हैं, किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, क्या इन्वेस्टमेंट आती है और कितना मार्केट में अपॉर्चुनिटी है एंड कितना फ्यूचर प्रूफ ये बिज़नेस होता है अगर आप स्टार्ट करते हैं तो। आज समझेंगे स्क्रैप बिजनेस को। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिकली स्क्रैप बिजनेस होता क्या है। स्क्रैप बिजनेस यानी कि आप कोई भी कूड़ा कबाड़ा उसे इकट्ठा किया, उसको अलग किया, सेग्रीगेशन जिसे बोलते हैं, उसको प्रोसेस किया, उसको रिसाइकल किया या फिर उसको रीसेल किया, इसे बोला जाता है स्क्रैप बिजनेस। एंड इसमें भी मेजर कैटेगरीज होती हैं जिसमें सबसे पहला आता है मेटल स्क्रैप, यानी आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, इन सभी चीज़ों का अगर आप जैसे गाड़ियाँ हो गई उनको स्क्रैप कर रहे हैं, ये सबसे पहला मॉडल होता है। दूसरा होता है भाई प्लास्टिक स्क्रैप, जिसमें पीईटी बोतल होती है, जैसे ये बोतल है, और इसके अलावा एचडीपीई होती है, एलडीपीई मटेरियल होता है प्लास्टिक का। साथ में होता है पेपर स्क्रैप, यानी कि जिसमें ओसीसी, कॉटन या न्यूज़पेपर को आप स्क्रैप करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। एंड देन ई वेस्ट होता है। ई वेस्ट यानी ये आपका मोबाइल है, इसके अंदर से कुछ जो लाइक गोल्ड निकालना हुआ, कुछ कॉपर निकालना हुआ, उसे रिसाइकिल करते हैं। एंड देन उसके बाद होता है ऑटो पार्ट्स, मतलब जो व्हीकल हो गया, कोई भी बैटरीज हो गई, टायर्स हो गए, उन सब को रिसाइकिल करना। स्क्रैप बिजनेस के मॉडल की बात करें तो 3 तरीके के बेसिकली मॉडल होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका स्क्रैप ट्रेडिंग का, यानी आपका ये वाला जो मॉडल होता है सबसे कम इन्वेस्टमेंट वाला होता है, जिसमें अगर बात की जाए तो आपको सिंपली जो कबाड़ी वाला होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं या कोई डिमोलिशन साइट होती है जहाँ पे किसी बिल्डिंग को तोड़ा गया या किसी भी फैक्ट्री के जो कबाड़ा है उसको निकाला गया है, उससे उसको खरीदना है एंड उसे जो बड़े लाइक स्टॉकिस्ट हैं या जो रिसाइकिल करते हैं उनको बेच देंगे। वहाँ पे आपका जो मार्जिन बनेगा वो काफ़ी कम बनता है, जो होता है मिनिमम 5% से मैक्सिमम 10% तक। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है स्क्रैप एग्रीगेटर जिसे बोलते हैं, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी कबाड़ी वाले होते हैं उनको अपने साथ में एसोसिएट करना है या फिर उनके साथ में पार्टनरशिप करनी है काइंड ऑफ। ठीक है, उनसे आपको जो वो जाएंगे गली गली घूमेंगे, घर घर से कूड़ा इकट्ठा करेंगे या जो भी स्क्रैप का मटेरियल होता है उसे इकट्ठा करेंगे। जैसे आप भी अगर इंडिया में रहते हैं तो आपको तो एक चीज़ पता होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपके मोहल्ले में गली में आते हैं होंगे जो भंगार कबाड़ी इस तरीके से मतलब बोल के आपका जो लोहे का, टीन का, प्लास्टिक का मटेरियल आपसे लेके जाते हैं, तो वो फिर एक स्क्रैप एग्रीगेटर को बेचते हैं, यानी कि यहाँ पे वो बीच वाले बंदे को बेच रहे हैं। ठीक है, वो जो मार्जिन रखता है वो 10 से 15% मार्जिन रखता है इसमें। और जो पहला वाला मैंने बताया आपको, जो कबाड़ी वाला होते हैं, वो केवल 5 से 10% मार्जिन रखते हैं। यानी उन्होंने कोई प्रोडक्ट लिया आपसे 100 रुपये का, तो उनका मिनिमम 5 रुपये रहेगा या मैक्सिमम 10 रुपये उनका रहने वाला है एक उसमें से। ठीक है, एंड देन उसके बाद ये जो आता है सारा कलेक्ट होता है, एक बड़े गोदाम में जाता है। गोदाम से जाने के बाद फिर आता है मेन बिजनेस पे, जो होता है स्क्रैप प्रोसेसिंग या रिसाइकलिंग यूनिट जिसे बोलते हैं। ये सबसे बड़ी यूनिट होती है। इसमें ही मोटा मार्जिन लोग कमाते हैं, जो कि मार्जिन की साइज़ की बात करें तो 20% से 40% के बीच में होता है। इसमें आप श्रेडिंग, मेल्टिंग, ग्रेनुलेशन एंड रिफाइनिंग ये सारी चीज़ें करते हैं। पहले मॉडल में आपने समझा कि भाई आपका अगर आपको स्टार्ट करना है सबसे कम इन्वेस्टमेंट आती है इसमें, मतलब आपको घर घर से या फैक्ट्रियों से स्क्रैप इकट्ठा करना है। दूसरे मॉडल में आपको इकट्ठा नहीं करना चाहते आप, जो भी इकट्ठा करने वाले हैं उनसे पार्टनरशिप करके बस अपने पास रखेंगे। मान लो एक कोई भी कबाड़ी वाला या कोई भी कलेक्टर, आप कोई भी स्क्रैप कलेक्टर आपसे लेके आया, उसे आपने अलग अलग किया और किस किस को कैटेगरी में बांटना है वहाँ अलग छाटा, एंड देन उसके बाद छाटने के बाद एक बड़ी यूनिट को आपने सप्लाई कर दिया। फिर तीसरा जो आता है तीसरे नंबर का, वो जो नीचे के दोनों हैं या जो दूसरे नंबर का है उससे माल खरीदता है एंड देन उसे रिसाइकलिंग करता है। यानी इस वाले मॉडल में आपको कहीं जाना नहीं है, आपको ये सब चीज़ें करनी नहीं है, आपके पास खुद से ही माल आएगा। बस आपको इसमें मेल्टिंग और रिसाइकलिंग ये सारा प्रोसेस करना है। इसमें लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है तो इसमें मुनाफा भी ज़्यादा होता है, करीब 20% से 40% के बीच में इसमें मार्जिन होता है। इसके बाद समझते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। अगर आपको स्टार्ट करना है तो क्या पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहला होता है कि भाई आपको टाइप समझना है, मैंने आपको बता दिया। एंड देन उसके बाद आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपना बिजनेस, जिसमें आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बना सकते हैं, यानी इंडिविजुअल आप अपना एमएसएमई जीएसटी लीजिए, आप बना सकते हैं, या प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी कंपनियां बना सकते हैं,
इसके अलावा आपको एक ओपन करवाना पड़ेगा अपना करंट अकाउंट, जो कि ज़रूरी होता है बिज़नेस ट्रांजैक्शन के लिए। एंड देन उसके बाद कुछ मैंडेटरी इसमें लीगल कंप्लायंसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। तो सबसे पहला होता है इसमें जीएसटी, वो मैंडेटरी होती है क्योंकि आप खरीद रहे हैं और आगे बेच रहे हैं, तो जीएसटी मैंडेटरी होती है। ट्रेड लाइसेंस भी आपका रहता है ज़रूरी। इसके बाद आपको एक पॉल्यूशन एनओसी लेना होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बिना पॉल्यूशन एनओसी के आप इसे रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, आप इसे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। पहली चीज़ तो ये है, रेगुलेटरी आपके ऊपर एक्शन ले सकती है अगर आप बिना ऐसे ही चला रहे हैं ऐसी हवा में, ठीक है। ई वेस्ट ऑथराइजेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आप ई वेस्ट यानी कि मोबाइल से निकलने वाला या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलने वाला कूड़ा कबाड़ा खरीद रहे हैं, इसके लिए ऑथराइजेशन लगता है। मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इलीगल बिजनेस के बारे में बताया था। तो अगर आप बिना ऑथराइजेशन के ये कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा कर रहे हैं तो ये इलीगल बिजनेस माना जाता है। इसके बाद आपको एक वे ब्रिज परमिशन लेनी पड़ती है। वे ब्रिज परमिशन यानी कि कितने किसका वजन है, ये सब चीज़ें तोलने के लिए एक होता है, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं रहता, ये ऑप्शनल रहता है। तो इसको अगर आपको अप्लाई करना है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन की वेबसाइट पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल आप लाइक हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जीएसटी, पॉल्यूशन, ये सारे हम सर्टिफिकेट करवा देंगे मिनिमम चार्जेस में, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं भाई सेटअप कॉस्ट की, कितना कितना खर्चा आता है, कितने स्पेस की रिक्वायर्ड रहेगी अगर आपने मन बना ही लिया है तो। सबसे पहला होता है भाई इसमें स्पेस, अगर आपका छोटा सा आपको स्टार्ट करना है तो करीब 1000 से 5000 स्क्वायर फीट आपके पास जगह इसमें होनी चाहिए, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के हिसाब से, या थोड़ा सा बाहर आप शहर से करेंगे तो ठीक रहता है, जहाँ पे ट्रक या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आराम से आ सके, क्योंकि आप सेग्रीगेट करेंगे, अलग करेंगे माल को, तो उसे लोड भी करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी अपने पास ही रखेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद सोर्स की बात करें कि भाई कहाँ कहाँ से आप लेंगे। सबसे पहले कबाड़ी वाला मैंने जैसे आपको बताया, कोई फैक्ट्री हो गई, कोई छोटी मोटी कंपनीज होगी, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट से आप ले सकते हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स भी मिलते हैं। गवर्नमेंट टेंडर कैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जेम, GEM, और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से बोला जाता है, इसकी मैं लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जैसे देख सकते हैं। जैसे अभी जाएँ जेम पोर्टल पे, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इस पर क्लिक करके जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ अलग अलग आइटम हैं, बेबी हैंगिंग स्केल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको करना है। यहाँ सर्च का भी ऑप्शन रहता है, अपने अकॉर्डिंग आप सामान सर्च कर सकते हैं। यानी कस्टमर जो रहेगा आपका, सरकार भी इसमें कस्टमर बनेगा, ठीक है। इसके बाद बायर की बात करते हैं कि भाई आप के जो मेन कस्टमर हैं वो कौन रहते हैं। मेन जो कस्टमर रहेंगे आपके, पहला तो एक रिसाइकलर, कोई भी रिसाइकलिंग करता है जो 3rd यूनिट आता है। तीसरा होता है स्मेल्टर, यानी किसी को मेल्ट करना है, कुछ भी बनाना है, ठीक है। प्लास्टिक के कुछ मैन्युफैक्चरर होते हैं जिनको अगर आप प्लास्टिक के दाने बेचेंगे, अगर प्लास्टिक रिसाइकिल करके आप बेचते हैं तो वो लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है। साथ ही साथ कुछ एक्सपोर्टर भी रहते हैं, लेकिन वो बड़े अगर आपका यूनिट है तब काम आता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की एंड सेटअप कॉस्ट की। भाई अगर आपको स्टार्ट करना है, सेटअप करना है तो कितने खर्चा आएगा। सबसे पहले बात करूंगा एक स्मॉल ट्रेडिंग यूनिट की। अगर आप एक छोटा सा यूनिट लगाना चाहते हैं, कबाड़ी वाले से खरीद के अपने पास में रखने या सेग्रीगेट करने का करना चाहते हैं, इसमें कितना खर्चा आएगा। पहला खर्चा होता है आपका मेन इसमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की, क्योंकि उसके बिना आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, वो करीब जाता है आपका 20,000 रुपये। एंड देन उसके बाद आपका एक रेंट, अगर आप रेंट जगह लेते हैं तो 3 महीने का एडवांस भी दे के चलेंगे तो कम से कम 50 से 60 हज़ार में मान के चलता हूँ। इसमें वेइंग स्केल यानी कि तोलने के लिए मशीनें लाएंगे, करीब 25 से 30 हज़ार खर्चा यहाँ आएगा आपका। इनिशियल आपकी जो स्क्रैप यानी जो कुछ कबाड़ा खरीदेंगे, ये मान के चलो पहले महीने में आपका 3 से 5 लाख रुपये रिक्वायरमेंट यहाँ रहेगी। थोड़ा लेबर चार्ज हो गया, मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो गए, XYZ, उन्हें निकाल दो, 40 से 50 हज़ार रुपये यहाँ पे लगेगा आपका। मतलब 4 से 5 लाख में आपका एक छोटा सा यूनिट स्टार्ट हो जाएगा स्क्रैप का। और बहुत सारे मतलब करोड़पति बन जाते हैं इस बिजनेस में, वो बताऊँगा कैसे। इसके बाद हमारा दूसरा मॉडल होता है, जो अगर आप एग्रीगेशन का यूनिट लगाना चाहते हैं, यानी कि आप कबाड़ी वाले से टारगेट करके आप अपने पास सेग्रीगेट करेंगे, निकालेंगे और आगे बेचेंगे। तो इसमें आपका अगर जगह की बात करें, कम से कम 500 स्क्वायर फीट आपके पास जगह होनी चाहिए। जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो करीब 1.5 से 2 लाख रुपए यहाँ खर्च होंगे आपके। बेलिंग कटिंग मशीन आपको लानी पड़ेगी और 3 से 5 लाख की खर्चा यहाँ आएगा। साथ में आपको लोडर और फोक लिफ्ट आपको लानी पड़ेगी, करीब 4 से 5 लाख रुपए खर्चा यहाँ आता है। वर्किंग कैपिटल भी रखनी पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, मंथली एक्सपेंसेस के लिए आपको कुछ पैसा रखना पड़ेगा अपने पास, जो करीब 10 से 15 लाख रुपए होता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो आपकी आने वाली है वो 20 से 30 लाख रुपए आएगी, जो सेकंड नंबर है, ठीक है। तो ये बेसिकली रहता है। एंड मैं इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूँगा, हमारी देखिए कंसल्टेंसी फर्म है, हमारे पास कुछ क्लाइंट भी आते हैं जिनको मोस्टली रिक्वायरमेंट रहती है गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू।
तो वो वर्किंग कैपिटल ही लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिज़नेस का मेन चीज़ क्या होती है, वो सेटअप तो कर लेते हैं कहीं से भी पैसा लेके, लेकिन फिर वो बिज़नेस चला नहीं पाते हैं। क्योंकि बिज़नेस में ऐसा नहीं है कि भाई आज स्टार्ट कर रहे हो तो अगले महीने से पैसा आना शुरू हो जाए। इसलिए वर्किंग कैपिटल लेना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब एक बैकअप में रहता है कि मान लो आज बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, 6 महीने तक कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन जो एम्प्लॉयी मैंने हायर किया है या मेरे जो भी खर्चे हैं पर्सनल बिज़नेस से रिलेटेड, या मेरा खुद का भी खर्चा होगा क्योंकि मैं नौकरी तो कहीं कर नहीं रहा हूँ, तो वो भी मेरा निकलता रहे। ये एक रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी बिज़नेस में। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेवेन्यू मॉडल की। बेसिकली आप कमा कितना पाओगे अगर आप इसे स्टार्ट भी करते हो तो क्या कमा लोगे। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके चलूँगा। मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग का अगर आप काम करते हैं, यानी कूड़े कबाड़ी वालों से खरीदते हैं, इसमें आपको जो आयरन खरीदना है, जो अभी के इंडियन मार्केट का एवरेज प्राइस है 28 रुपये पर केजी में आप खरीद सकते हैं, जिसे आप आगे 31 रुपये 32 रुपये केजी के हिसाब से बेच सकते हैं, जिसमें मार्जिन जो रहेगा ग्रोस मार्जिन आपका 3 रुपये केजी के हिसाब से बचने वाला है। ठीक है। अगर मंथली वॉल्यूम में पकड़ के चलूँ कि आप 100 टन खरीद रहे हैं और आगे बेच रहे हैं, तो 3 लाख रुपये आप पकड़ के चलिए मंथली आपका प्रॉफिट होने वाला है। नेट प्रॉफिट जो रहेगा इसमें सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद 5 से 10% ये जाने वाला है। ठीक है। रिसाइक्लिंग यूनिट की बात करें, अगर आप स्टार्ट करते हैं जिसमें प्लास्टिक के दाने बनाते हैं, इसमें जो मार्जिन रहता है वो 20 से 30% रहता है। बाकी प्लास्टिक दाने के बारे में मेरी एक और वीडियो आने वाली है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या मेरे चैनल पे आप नए आए तो सब्सक्राइब करके इस चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर सर्च कर सकते हैं प्लास्टिक दाना कैसे बनाएं, प्लास्टिक दाना मैन्युफैक्चरिंग, इस तरीके से डाल सकते हैं आप, एंड विद्युत पचौड़ी डाल देना लास्ट में। ओके। एंड अगर आप एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग का करते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है, करीब 30 से 35% तक रहता है। नेक्स्ट टारगेट कस्टमर, जैसे मैंने आपको बताया, टारगेट कस्टमर पहला आपका रहता है जो स्टील प्लांट होते हैं, उनको आप बेच सकते हैं, कोई भी स्क्रैप आपने किया रिसाइकल किया ना, आगे बेच सकते हैं। देन फाउंड्रीज हैं, उनको रिक्वायरमेंट रहती है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर रहते हैं, उनको आप बेच सकते हैं अपना प्रोडक्ट। और साथ में गवर्नमेंट की रिसाइकलिंग एजेंसीज होती हैं, जो गवर्नमेंट के प्लांट चलते हैं, उन्हें भी आप बेच सकते हैं। तो इसका बेचने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जेम पोर्टल पे आपको जाना है, इंडिया मार्ट है, बहुत सारे मतलब B2B पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप बेच सकते हैं। इसके अलावा भी एक ऑफ बिजनेस करके है, वहाँ पे भी आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें रिस्क एंड चैलेंजेस के बारे में। ये रहता है पूरा प्रोसेस। अब चैलेंजेस के बारे में बहुत जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी अगर मार्केट में जा रहे हो, किसी भी बिजनेस में जा रहे हो, जब तक उसकी नेगेटिव साइड नहीं पता होगी ना, तो तब तक मतलब उसमें घुसना बेकार ही है। ये चीज़ इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पहला होता है कि भाई देखो, आपके पास एक प्राइस इन्फ्लक्चुएशन होने ही वाला है, मतलब डेली का रेट ऊपर नीचे होता रहता है सामान में, वो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। साथ में कुछ चोरी का भी डर रहता है, तो आपको इसमें इन्वेंट्री और ऑडिट ये सब चीज़ें करवानी पड़ेगी। कुछ माल आया गया आप कैसे पता लगाओगे, क्योंकि इसमें कुछ नंबर तो होते नहीं है, कबाड़ा वाला माल रहता है। साथ में कंप्लायंसेस के इशू रहते हैं, क्योंकि पीसीबी अप्रूवल के बहुत चार्जेस जाते हैं, साथ ही साथ अप्रूवल जल्दी मिलता भी नहीं है। और कैश फ्लो ब्लॉकेज भी मतलब हो जाता है, क्योंकि एडवांस पेमेंट आपको देनी होती है बहुत सारे लोगों को, तो इस चीज़ की वजह से थोड़ा कैश ब्लॉकेज भी होता है। एंड देन इसके बाद अब बात करते हैं भाई इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है। अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, सारी चीज़ बता दी। अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है, अगर स्टार्ट करते भी हैं तो कुछ मिलेगा जीवन में, मतलब कुछ आगे चल के होने वाला है, या फिर 1 साल के अंदर बिजनेस बंद करके जाना पड़ेगा। मान लो अभी ट्रेडिंग से स्टार्ट कर रहे हो, दूसरा आपके पास कैटेगरी रहती है, आप एग्रीगेटर बन सकते हो। फिर तीसरा आप रिसाइकलिंग या प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हो। इसमें सरकार भी आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि इंडिया में जितना ज़्यादा वेस्ट होता है वो रिसाइकल नहीं हो पाता है, तो सरकार भी इसको सपोर्ट कर रही है। साथ में आप इसमें अगर एंटर करते हैं तो अभी के टाइम पे डिजिटल स्क्रैप के पोर्टल बन गए हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जेम ऑफ बिजनेस एंड इंडिया मार्ट, ये बहुत पुराना है इंडिया मार्ट तो खैर, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या रहती है कि ये एवरग्रीन बिजनेस है। आज स्टार्ट करो, आज डिमांड है, कल स्टार्ट करोगे कल डिमांड रहेगी, 5 साल बाद स्टार्ट करोगे 5 साल बाद डिमांड रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई आज स्टार्ट करते हो 5 साल बाद डिमांड खत्म हो जाएगी। तो बस यही है पूरा प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर देखो पसंद आई है, या कुछ भी कहना है, कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके दिमाग में, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन तो होना चाहिए, या अप्रिशिएट करना चाहते हो भाई मेरी मेहनत को, तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिख के जरूर जाइएगा। बाकी मेक श्योर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम वीडियोस बनाते हैं बिजनेस आइडिया के बारे में, एंड बिजनेस की गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज़ रहती हैं, साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, साथ में बिजनेस के लिए कुछ फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है ईशान पचौरी, नाम मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिजनेस पचौरी को। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।